चलिए आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कोई भी बीकॉम ग्रेजुएट या कॉमर्स ग्रेजुएट जिसने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या लॉ में कोई मास्टर डिग्री लिया है या मैनेजमेंट में कोई डिग्री लिया है, आपने एलएलबी किया है, एलएलएम किया है या आपने बीबीए किया है या एमबीए किया है, तो आपके पास एक करियर अपॉर्चुनिटी होती है जीएसटी प्रैक्टिशनर बनकर जीएसटी की प्रैक्टिस शुरू करने की। और इसके लिए एक एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, नासिन, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम कंडक्ट करती है ना। तो आप देखिए नासिन की वेबसाइट पर मैं आया हूँ और जीएसटीपी एग्जाम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए जीएसटी प्रैक्टिशनर हो या कस्टम ब्रोकर हो, इसके एग्जाम कंडक्ट करने का जिम्मा नासिन का होता है। फिलहाल में कोई भी अपकमिंग इवेंट नहीं है, इसलिए आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कोई भी आ, आपको कोई भी पेज यहाँ पर ओपन नहीं होगा, एरर मैसेज आएगा। बट ये वो अथॉरिटी है जिसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने जिम्मा दिया है जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम कंडक्ट करने का। अब बिना एग्जाम के भी आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो, क्योंकि जब तक अपकमिंग एग्जाम नहीं होगा तो आपको सीधे जीएसटी डिपार्टमेंट की पोर्टल पे जाना है और अपना अगर जीएसटी का प्रैक्टिस शुरू करना है तो आप यहां से सीधे सीधे रजिस्टर्ड हो सकते हैं जीएसटीपी के रूप में और अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो जीएसटीपी के रूप में मैं कैसे रजिस्टर्ड होऊंगा, आज मैं आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हमें कैसे अपने आप को एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्टर्ड करना होता है। तो जब आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाता है। तो ये होता है बेसिकली जीएसटी REG 01। ठीक है, अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में, एक टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो REG 01 कहलाता है ये फॉर्म। लेकिन अगर एक एज अ प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड हो रहा हूं तो इसको मैं जीएसटी PCT 01 कहूंगा। क्या कहूंगा? जीएसटी PCT 01। तो इसमें मुझे ये बताना होगा कि मैं एक प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे बताना होगा जीएसटी प्रैक्टिशनर। यहाँ से मुझे स्टेट अपना पिक करना होगा, यहाँ से मुझे डिस्ट्रिक्ट पिक करना होगा। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी ले लिया। ठीक है, नेम मुझे अपना यहाँ पर बताना होगा। तो जैसे मैं कुछ क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये सिर्फ डेमो पर्पज से आप लोग देख सकते हैं। कभी आपको जीएसटी में अगर प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नेम डाल रहा हूँ, यहाँ पर पैन नंबर डाल रहा हूँ मैं। ओके, और आपका अपना ईमेल आईडी डालना होता है। और आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना होता है। और ये जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है, ये आप कैप्चा एंटर करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। ये होता है PCT 01 का पार्ट ए। जैसे आप पार्ट ए भरते हो, आपकी कंफर्मेशन OTP जाती है आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो अभी आपने दिया है। तो आपको वो OTP यहाँ पर सबमिट करनी होती है। इसका ही मोबाइल का। हम्म, ठीक है, 070। ईमेल पे सेपरेट OTP भेजा गया होगा। ठीक है, तो ये जैसे आपने दोनों OTP एक्सेस किए और आप प्रोसीड करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक मैसेज आया है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसका पार्ट ए आपने कंप्लीट कर लिया है और आपका एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपको मेल पे भी भेज दिया गया होगा और आपकी मोबाइल पे भी एक मैसेज के जरिए आपको मिला होगा। मिला? ओके, सो ये आप देख सकते हैं TRN नंबर है, ये TRN नंबर होता है। तो इस TRN को हम, अब देखिए 15 दिन का इसका वैलिडिटी पीरियड होता है। तो आज 1 अक्टूबर है, तो अगर मैं 15 दिन की बात करूँ तो 16 अक्टूबर से पहले पहले मैं इस एप्लीकेशन का पार्ट बी भर सकता हूँ। तो मेन पार्ट तो पार्ट बी ही होता है वैसे। तो आप प्रोसीड करिए और सेम TRN नंबर आप यहाँ पर डालिए। ठीक है,
तो एक मेल पर आपको PCT01 फॉर्म भर रहे हैं हम लोग, क्या भर रहे हैं, PCT01। और एक बकायदा इसमें एक मेल आपको आया है और उस पर आपका TRN नंबर उस मेल में मेंशन हो जाता है। तो मैं ये TRN नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, सामने डिस्प्ले भी हो रहा था TRN नंबर। और ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर डाल दो। अगेन कैप्चा एंटर करिए आप, ठीक है। जैसे मैंने ये कैप्चा एंटर किया और प्रोसीड करूंगा मैं, तो एक और OTP मेरे मोबाइल और ईमेल पे जाएगा। आपकी बार मोबाइल ईमेल पे सेम OTP जाएगा, तो आपको दोनों में से कहीं से भी एक्सेस करके डालना होता है। और प्रोसीड करना होता है। जब आप यहां से प्रोसीड करते हैं तो आपको आपकी सेव्ड एप्लीकेशन नजर आती है। आप देखिए फॉर्म का नाम भी नजर आ रहा है, GST PCT01 एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट एज GST प्रैक्टिशनर। अब अभी देखिए वर्तमान में कोई भी एग्जाम नहीं हो रहे हैं GST प्रैक्टिशनर के, तो अभी काफी टाइम से नासिंग ने कोई एग्जाम इसके कंडक्ट नहीं किए है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन के जरिए एनरोलमेंट लेते हैं तो जैसे ही GST डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को ओके करता है और आपको प्रैक्टिशनर का दर्जा मिल जाता है और आप फिर प्रैक्टिस अपनी शुरू कर सकते हैं। तो GST प्रैक्टिशनर के लिए आपकी ये जो सेव्ड एप्लीकेशन है, इसमें एक्शन बटन पे आपको क्लिक करना होता है। और आप जैसे ही एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं, आप देखिए आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें 33% प्रोफाइल तो आपकी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब आपको सिर्फ ये 4 टैब के जरिए अपनी बाकी की रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है और लास्ट में वेरिफिकेशन में जाके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, आप नोटिस करिए, पहले 3 हाईलाइटेड नहीं, पहला ही पहला हाईलाइट है। तो जब तक आप पहला कंप्लीट नहीं करोगे, दूसरे पे नहीं जाओगे, दूसरा कंप्लीट नहीं करोगे, तीसरे पे नहीं जाओगे और तीसरा कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक चौथे पे नहीं जाओगे। पहले ऐसा नहीं होता था, ये अभी रिसेंटली चेंजेस हुआ है। इनकम टैक्स की जैसा पोर्टल बना दिया गया है। इनकम टैक्स में भी ऐसा ही होता है, जब ITR बढ़ता है तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है, ITR 1 और 4 के लिए तो एटलीस्ट। तो अब देखिए हम सबसे पहले जनरल डिटेल देखते हैं। देखिए ये GST प्रैक्टिशनर की एप्लीकेशन, कितने कितने टोटल कॉलम्स है, इनको टेबल्स कहते हैं, 4 टेबल है। अच्छा, चौथी टेबल तो सभी फॉर्म में होगी, वेरिफिकेशन वाली, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता ज्यादा, आपको साइन करना होता है चौथी प्रोसेस में। तो चलिए पहली प्रोसेस देखते हैं, जनरल डिटेल। हमारी हमसे क्या मांगी जा रही है, जनरल डिटेल मांगी जा रही है। सबसे पहले हमें यह पूछा जा रहा है कि आप किस रूप में यहां पर किस वजह से आप GST प्रैक्टिशनर बनना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सबको अभी अभी बताया है कि एक बेसिक क्वालिफिकेशन, यहां पर एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। कम से कम कॉमर्स में ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। कौन कौन लोग GST प्रैक्टिशनर बन सकता है, ये वो सारे लोग हैं जो GST प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, देखिए चार्टेड अकाउंटेंट का काम ही प्रैक्टिस होता है। कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकता है जिसने ICMA किया है या ICWA किया है ना। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास कॉमर्स में हो, या फिर आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बैंकिंग में हो, या आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, BBA MBA हो, है ना। और या फिर आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट में हो, BBM MBA हो, है ना। या फिर आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लॉ में हो, LLB LLM हो, या फिर आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हायर ऑडिटिंग में हो, ठीक है। कई सारी यूनिवर्सिटीज में इस तरीके के पर्टिकुलर प्रोग्राम चलते हैं, UG PG के स्पेसिफिकेशन प्रोग्राम चलते हैं, ऑनर्स बोलते हैं उसको। तो अगर आपके पास इन फील्ड्स में, ये सब कॉमर्स वाली लाइन ही है, तो अगर आपके पास इन फील्ड में किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं GST प्रैक्टिशनर बनने के लिए, ओके। या फिर आपने भारत की किसी भी, भारत की या कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री एग्जामिनेशन क्लियर किया हो, या आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, रिटायर्ड हैं, जैसे सेल टैक्स ऑफिसर रिटायर्ड हैं, आप GST ऑफिसर थे, वेट ऑफिसर थे, एक्साइज ऑफिसर थे, सर्विस टैक्स ऑफिसर थे और रिटायर है, तो आप भी GST प्रैक्टिशनर बन के अपना आगे का करियर बना सकते हैं इसमें। या आप सेल टैक्स प्रैक्टिशनर है और आपको 5 साल से ज्यादा का अनुभव है,
या आप टैक्स रिटर्न प्रिपेरर और आपको 5 साल से ज्यादा का अनुभव है, यहाँ पर अनुभव के आधार पर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको अनुभव सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। डिग्री मतलब यहां से मैं जो भी लूंगा मुझे उसका सर्टिफिकेशन, मतलब उसका मुझे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो आप लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिया कॉमर्स में, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप यहाँ पर बीकॉम एमकॉम के बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो आपसे पूछेंगे कि भैया आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपकी पढ़ाई हुई है, तो आपने बता देना है कि जैसे मान लो आपका एमएलएसयू से हुआ है, तो आप जैसे यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान आपने डाल देना, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा ईयर ऑफ पासिंग, मान लो आपने बोला कि मैंने 2023 में पास किया साहब, यहां पर आपने कौन सी क्वालिफाइंग डिग्री लगा रहे हो आप, वो आपको यहां पर डालना पड़ेगा कि आप एज अ प्रैक्टिशनर बनने के लिए आप अपना कौन सा सर्टिफिकेट लगा रहे हो। आपने यहां लिख दिया मेरा बीकॉम लगा रहा हूं, ठीक है। मिनिमम क्या चाहिए, बीकॉम चाहिए, तो आपने यहां पर बीकॉम लगाना है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा कि भैया सर्टिफिकेट आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री है या आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट जो भी है वो लगाइए, तो आप क्वालिफाइंग डिग्री बताते हुए यहां से आप पीडीएफ या जेपीजी फाइल अपलोड करेंगे। तो जैसे देखिए मैं यहाँ से कोई एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ, देखना आप, मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिए। मान लो मेरे पास कोई फाइल है, ये फाइल है, ठीक है, मेरी डिग्री है ये, अब यहाँ पर इनवैलिड है, ठीक है। अच्छा इसका नाम गलत है एक्चुअली में, जैसे ये, अब मैंने फाइल अपलोड कर रहा हूँ तो बता रहा साइज आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी उसकी, है ना। तो एक मिनट, मैं रिड्यूस साइज वाली कुछ चीज़ें लेके आता हूँ यहाँ पर। मैंने किसी क्लास में कुछ किसी व्यक्ति की साइज रिड्यूस किया था डॉक्यूमेंट्स का, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी मैंने मान लो मुझे डिग्री लगाना है, अटैच करना है, तो डिग्री मुझे उसी कॉम्पैक्ट साइज में जो साइज जीएसटी पोर्टल पर मैं अपलोड कर सकता हूँ। मान लो ये मेरी डिग्री है तो मैंने ये डिग्री ले लेना है, मार्कशीट, और मैंने इसको अपलोड करना है। अब देखिए वो बता रहा है 100 KB से ऊपर का है ये, तो आपको 100 KB से नीचे का साइज अपलोड करना पड़ेगा। अब ये दोनों सही नहीं है, ये जैसे मैंने माना कि मैंने ये मार्कशीट अपलोड कर दी, साइज थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर आते हैं जिनसे इमेज की साइज आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो आपने उस साइज से वो डिग्री अटैच कर ली। अब मैं वो डिग्री नहीं है एक्चुअली में, किसी का सिग्नेचर वाला फाइल है, मैंने अटैच कर लिया। सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके ये टैब आपका सेव होगा, और सेव होते ही ये राइट क्लिक हो जाएगा, परसेंटेज प्रोफाइल का बढ़ जाएगा और अगली वाली टैब पे आ जाओगे। तो सबसे पहली टैब में हमसे क्या मांगा गया, हमारी बेसिक जनरल एजुकेशनल डिटेल मांगी गई, जिनके बिहाफ पर हम प्रैक्टिशनर के रूप में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको देना पड़ेगा। अच्छा सर अगर आपने ये फॉर्म पूरा भर लिया तो क्या आपको प्रैक्टिशनर दे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। आप ये जो एप्लीकेशन भर रहे हो और जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। तो आपने डिग्री तो लगा ही नहीं है, आपने तो एक किसी का ब्लैंक साइन लगा दिया है, तो वो तो डॉक्यूमेंट ही गलत हो गया, नोटिस आएगा इसका, आपसे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। एक बार आपको मौका दिया जाएगा, SCN भेजा जाएगा आपको, शोकोज नोटिस, आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट अटैच करते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको एक टाइम भी उस नोटिस में मेंशन किया जाएगा कि आपको अगले 7 दिन के अंदर अंदर हम रिप्लाई करना, नहीं दिया रिप्लाई तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। गलत डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करोगे थोड़ी इसका भी है कि GST डिपार्टमेंट वाले अंधे हैं जो आपको दे देंगे रजिस्ट्रेशन, वो आपको नोटिस भेजेंगे, नोटिस का नहीं सुनवाई किया, रिप्लाई नहीं दिया, सही डॉक्यूमेंट जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं भेजे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ऑलराइट, अब देखिए सेकंड डिटेल मेरे से क्या मांगी जा रही है, एप्लीकेंट डिटेल, मतलब मेरी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी जिसका मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूं। तो देखिए यहां पर आप देखिए अंकुश, यहां पर नेम ऑफ पर्सन आ रहा है, फादर नेम हमें डालना पड़ेगा,
जैसे यहाँ पर फादर नेम मैंने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर पिक करनी पड़ेगी। तो जो कैलेंडर है यहाँ से आपको सबसे पहले तो अपना ईयर पिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, राइट। आपको जेंडर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आधार नंबर अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी दे रखा है कि इफ यू प्रोवाइड योर आधार हियर अदर देन कंपनी और एलएलपी के केस में यू कैन साइन योर फॉर्म्स रिटर्न्स यूजिंग ई साइन बेस्ड ऑन आधार विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो अगर मैंने आधार दिया है तो आधार पर ओटीपी से भी मैं कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन कर पाऊंगा आगे जाके। अदरवाइज अगर मैंने यहाँ आधार नहीं डाला अपना तो फिर मुझे डिजिटल सिग्नेचर खरीदना पड़ेगा मार्केट से। डीएससी आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, और उससे मेरे को ई साइन करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स। तो आधार आप देकर इस एक सुविधा दे दी आपको कि आप आधार से भी ई साइन कर सकते हैं। तो अगर आपका आधार नंबर आपने यहाँ से दिया तो आप देखिए, जरूरी नहीं है वैसे तो मैं नहीं डाल रहा हूँ अभी, अपन सिर्फ सीखने के हिसाब से। आधार दोगे तो क्या होगा, आगे जाके आप अपने क्लाइंट के लिए जब काम करोगे, कस्टमर के लिए काम करोगे, तो आपको वहां पर अपना खुद का ऑथेंटिकेशन के लिए सभी साइंस चाहिए होगा, और सभी सारे काम ऑनलाइन होते हैं, तो आप आधार से ऑथेंटिकेट भी करवा सकते हैं। तो आपने यहाँ आधार दिया तो वो आपके आधार पे ओटीपी आएगा और आपका वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा आपका सिग्नेचर। अगर आपने यहाँ आधार नहीं दिया तो फिर आपको रजिस्टर्ड तो हो जाओगे, लेकिन आपको फिर किसी भी कस्टमर की रिपोर्ट पे साइन करने के लिए क्या चाहिए होगा, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको मार्केट से फिर परचेज करना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार डाल देता हूँ यहाँ पर, वैसे जरूरत नहीं थी, अपन कौन सा सही में कर रहे हैं, ठीक है, पर हमने जैसे आधार दे दिया। अब जैसे ही आपने आधार दिया तो देखिए यहाँ पर आपके आधार के साथ जो डेटाबेस है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपका पेन नंबर दिख रहा है, आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पर फोटो की साइज भी ध्यान रखना 100 KB से कम होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास तो कोई फोटो है नहीं, तो मैं एक बार सैंपल फोटो ही अपलोड कर देता हूँ। मान लो ये सैंपल फोटो आपका जेपीजी फोटो आपने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो उस साइज में आपने एक सैंपल फोटो अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, ऑलराइट। ये दूसरी आपकी टैब भी कंप्लीट हो गई, प्रोफाइल कंप्लीटनेस आपका 73% पर है अभी। अब आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस हमेशा आप अपना आधार वाला ही डालिए, ठीक है। और आप अपना एड्रेस डालोगे तो एक और चीज बताता हूं, आप अपना जो एड्रेस डालोगे आधार वाला डालना, और आधार को ही यहां पर आप डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड कर दें। समझ रहे हो? क्योंकि अक्सर क्या होता है, कई सारे लोग एक क्वेरी करते हैं सर कि सर मैं प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्टर्ड होने जा रहा हूं, लेकिन अभी तो मेरा कोई ऑफिस तो है नहीं, और मैंने इसके लिए कोई ऑफिस तो लिया हुआ नहीं है। तो ऐसे केस में आपका कोई ऑफिस नहीं है, अभी आपने कोई अपना एक तरह से सेटअप नहीं डाल रखा है, तो आप अपना घर से ही तो अपना ये चालू करोगे, स्टार्ट करोगे स्टार्टअप। तो आप अपने आधार पे जो एड्रेस होता है वही मेंशन कर दीजिए और उसी डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर दीजिए, आधार को ही अपलोड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक एड्रेस दे रखा है, बिल्डिंग नंबर दे रखा है, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर एक एड्रेस डाल रहा हूँ, ठीक है। और पिन कोड हम अपना डाल देते हैं यहाँ का, ठीक है। तो ये मान लो पिन कोड डाल दिया, जो आधार पर जो एड्रेस है वो का वो एग्जैक्ट मैंने डाला। और इसके बाद आपको यहाँ पर बताना होगा कि भाई आपकी अपना जो डॉक्यूमेंट है, एड्रेस प्रूफ है, प्रोफेशनल एड्रेस जो आप डाल रहे हो वो आप यहाँ क्या अपलोड करोगे, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज आप समझिएगा, कई सारे लोग जो होता है, भाई अभी तो कोई मैंने अपना ऑफिस तो लगाया नहीं कि मैं रेंट एग्रीमेंट बनाऊं, लाइट का बिल अपलोड करूं, मेरे पापा के नाम का लाइट बिल आ रहा है, मेरा नाम का तो आ नहीं रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड कर सकता हूं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूं। भले फादर के नाम से आ रहा, आ तो इसी एड्रेस से रहा है, और आपने अपना फादर नेम भी बता रखा है, ठीक है, कि आपका फादर नेम क्या है। तो आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल
और उसके अलावा जैसे आप यहां पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल देवें, ठीक है, और बाकी अपना आधार डिटेल्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट रहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन अक्सर जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे नाम से आए, हमारे पेरेंट्स के नाम से आए, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिनके नाम से आ रहा है और एक कंसेंट लेटर बनवा सकते हैं। कंसेंट लेटर क्या होता है सर? कंसेंट लेटर का मतलब ये होता है कि एक 50-100 रुपए का स्टाम्प लाके आप उस पर लिख सकते हो कि मैं, जैसे फादर का नेम जो भी है, कि मैं अपने बेटे अंकुश को ये अपने घर पे ही ये बिजनेस स्टार्ट करने की अनुमति देता हूँ, ठीक है, और एड्रेस, घर का एड्रेस उसमें हो कंसेंट लेटर में, और वो लेटर भी आपको अटैच करना होता है, क्योंकि लाइट का बिल फादर के नाम पे, तो बेटा जब अप्लाई करेगा तो फादर द्वारा बेटे को डिक्लेरेशन तो दिया जाएगा ना कि हाँ मैं सहमति देता हूँ ये करे ये काम। सो ये आप कर सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया, 500 KB तक की साइज आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। तो आपने जैसे यहाँ से कुछ भी ये एक अपलोड कर दिया, मान लो लाइट का बिल, ठीक है, और अब आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपकी सारी की सारी तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट हो गई। तीनों स्टेप में आप देखिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट अटैच हुए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच हुए? पहले स्टेप में आपकी डिग्री, दूसरी स्टेप में आपका फोटो, और तीसरी स्टेप में आपका जो भी एड्रेस प्रूफ है, लाइट बिल वगैरह की कॉपी हो गया, कंसेंट लेटर हो गया, आपके घर का रजिस्ट्री का कॉपी हो सकता है, आपने रेंट पे कोई दुकान लिया है तो उसका कॉपी हो सकता है, ऑफिस रेंट पे लिया है तो रेंट एग्रीमेंट का कॉपी हो सकता है, लाइट का बिल ये हो सकता है। आधार डिटेल भी आप डाल सकते हो, लीगल ऑनरशिप डिटेल करके आधार डिटेल डाल सकते हो आप, क्योंकि आधार में आपका एड्रेस आ रहा है मतलब आप लीगल ऑनर ही है वहां पे एक तरह से। अब लास्ट में होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करिए। ये चेक बॉक्स एक तरह से ये 4 चीजें हम कमिट कर रहे हैं। पहला कि मैं भारत का सामान्य नागरिक हूं, दूसरा मैं साउंड माइंड हूं, मतलब माइंड से स्थिर हूं, तीसरा मैं, मेरे ऊपर किसी भी तरीके का कोई इंसॉल्वेंसी का केस नहीं हुआ है, मतलब मेरे को किसी कोर्ट ने दिवालिया डिक्लेयर नहीं किया, और चौथा मेरा किसी भी कोर्ट द्वारा किसी भी कोर्ट से मुझे कोई सजा याफ्ता नहीं हूं। तो ये डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर दे दिया। नाम यहाँ ऑलरेडी आ रहा है, डेट आ रहा है, प्लेस में आपने जैसे अपना प्लेस डाला जहाँ जिस सिटी से आप अप्लाई कर रहे हो, और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन नीचे नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन होता है DSC और दूसरा ऑप्शन होता है EVC। लिखिए फुल फॉर्म। DSC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रॉनिक साइन करने के लिए GST में ये 2 ऑप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। DSC का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये एक पेन ड्राइव जैसा इंस्ट्रूमेंट आपको परचेज करना पड़ेगा, उसे अपने सिस्टम के साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद आप DSC से साइन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है EVC, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ज्यादा बढ़िया ये रहता है कि आप EVC पे क्लिक करिए। EVC पे क्लिक करोगे तो अभी आपने जो मोबाइल और ईमेल आईडी बताए थे उन पे OTP जाएगा, उनमें से किसी एक पर OTP आप डालिए और सबमिट करिए, आपकी एप्लीकेशन लग गई। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई फीस नहीं होती। जैसे मैं EVC पे क्लिक करूंगा OTP जाएगा, OTP डाला और एप्लीकेशन लग गई। अब अगर सारी इंफॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट है और वो जो ऑफिसर मेरी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहा है वो अगर सेटिस्फाइड है मैंने जो इंफॉर्मेशन दी उससे, तो उसके बाद चंद दिनों के अंदर अंदर मेरे को मेल के जरिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशन, आपका GST प्रैक्टिशनर की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी अप्रूवल, आपको आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाता है। आपका उसमें GST प्रैक्टिशनर का ID भी दिया गया होगा, एक उसमें यूजर नेम और पासवर्ड भी आएगा उस मेल में, जिस यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करते हुए आप GST पोर्टल पे जाके आप अपनी ID को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो मैसेज आया मतलब आप एक रजिस्टर्ड सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। और अगर वो मैसेज नहीं आया तो एक दूसरा मैसेज भी आएगा कि अभी जैसे आपको पता है कि अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए सब चीजें बताई, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हर कुछ अटैच किए है। तो अगर अभी मैं इसको सबमिट भी कर दूंगा तो मेरे को थोड़ी वो रजिस्ट्रेशन दे देंगे, समझ रहे हैं? वो मुझे नोटिस भेजेंगे। क्या भेजेंगे? एक नोटिस आएगा मेल के जरिए हमें प्राप्त होगा कि आपसे कुछ एडिशनल क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। वो जब नोटिस आप ओपन करोगे तो क्या क्या डिटेल वो हमसे मांगेंगे वो पूरी उसमें लिस्ट होगी।
कि आपको ये चीज़ें सबमिट करनी है। तो जो जो भी गलत आपने इन्फॉर्मेशन दी वो उसकी सही जानकारियां मांगेंगे आपसे, आप उस नोटिस का रिप्लाई करोगे और फिर वो सहमत होते तो आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। एक चांस मिलता है, कितना, एक चांस आपको दिया जाएगा। अगर आपने अपनी अपनी जो गलतियां हैं उसको उस चांस में करेक्ट कर दिया तो आपको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, अगर नहीं किया तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। मतलब एक और मैसेज आएगा मेल पे कि आपकी, हमने आपको नोटिस भेजा था, आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, या आपने जो रिप्लाई दिया उससे हम सहमत नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन को, जीएसटी प्रैक्टिशनर की एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट करते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो क्या हम दोबारा रीट्राई नहीं कर सकते? कर सकते हो, वापस नए सिरे से, जैसे शुरू से ही करना पड़ेगा सब कुछ। ये एप्लीकेशन का वही अस्तित्व खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। और अभी कोई भी जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम नहीं होता है, इसलिए जो व्यक्ति इस प्रोसेस से गुजरकर अगर वो गुजरता है और उसको अगर डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन मिल जाता है सारे डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर, तो वो एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर मार्केट में काम कर सकता है, याद रखिए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया तो जीएसटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी आपका पूरा जिक्र होता है। मैं आपको ये भी बता देता हूं, जैसे gst.gov.in पे आप जाइए, ठीक है, इस पे आप सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में जाइए, और यूजर सर्विसेज में एक ऑप्शन होता है लोकेट जीएसटीपी, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करिए। कोई भी कस्टमर, कोई भी व्यापारी, आप फिर ये बोल सकते हो कि मैं एक सर्टिफाइड जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं, तो व्यापारी बोलेगा कि आपकी जीएसटी प्रैक्टिशनर की आईडी दीजिए, तो आप बोलोगे कि भाई मेरी आईडी तो आपको जीएसटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आप किसी को भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि भाई जीएसटी की वेबसाइट पे भी मेरा लिस्ट में नाम है, समझ रहे? एक इंप्रेशन वाला सवाल भी बनता है बेसिकली। तो आप यहां पर आए, यहां पर आप नेम एरिया पर क्लिक करें, ठीक है, लोकेट जीएसटीपी पे जाएं, नेम एरिया पे क्लिक करें। दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, अगर आपको सामने वाले की जीएसटीपी की आईडी पता है तो वो डाल दीजिए, नहीं पता है तो नेम एरिया डालिए, ठीक है। आप सिर्फ स्टेट सेलेक्ट करिए और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्टर्ड होंगे, जैसे मान लो ये 002 दिया मैंने, सबकी लिस्ट सामने आ जाएगी। ये देखिए आप, जीएसटी प्रैक्टिशनर किस डिग्री के बिहाफ पे वो प्रैक्टिशनर बना, ये उसका जीएसटीपी आईडी है, ऐसी आईडी होती है जीएसटीपी की, ये उसका एड्रेस है, ये उसका ईमेल आईडी, ये उसका मोबाइल नंबर है। कोई भी कैंडिडेट चाहे तो डायरेक्ट मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर को, और इनके आगे स्टेटस लिखा हुआ है कि इनका प्रैक्टिशनर आईडी अभी एक्टिव है या नहीं है, तो सबका जैसे एक्टिव नजर आ रहा है, देखिए एक्टिव ही नजर आएगा, किसी का भी आपको यहाँ पर बंद नजर नहीं आएगा। तो लॉट्स ऑफ पर्सन जो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ मैंने एक पिन कोड डाला है, उस पिन कोड में जितने लोग रजिस्टर्ड है सबका डिटेल यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। तो इस तरह से आपका भी इस लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, याद रखिएगा। जैसे आप जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्टर्ड होंगे, आपका इस लिस्ट में क्या हो जाएगा, नाम जुड़ जाएगा। अच्छा सर, नाम जुड़ गया, लेकिन अब कस्टमर, अगर मैं एज ए कस्टमर हूं तो मैं अपने जीएसटी प्रैक्टिशनर को कैसे अपॉइंट कर सकता हूं? देखिए, दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपॉइंट कर सकते हैं। प्रैक्टिशनर अपनी आईडी में जाके कस्टमर को अटैच कर सकता है, कस्टमर अप्रूवल देते ही कस्टमर ऐड हो जाएगा, और कस्टमर चाहे तो जीएसटी प्रैक्टिशनर को डायरेक्टली अपनी आईडी में जाके अप्रूव करके, मतलब उसका आईडी डालकर वो उसको ऑथराइज कर सकता है, तो वो ऑटोमेटिक जीएसटी प्रैक्टिशनर की लिस्ट में जुड़ जाएगा। तो दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे को क्या कर सकती है, एक दूसरे को क्या कर सकती है, अटैच कर सकती है। चलिए मैं आपको इसका भी एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से अभी लॉग आउट हो रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको एक एप्लीकेशन बताई है, हम इस एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाते हैं। ये सिर्फ एक डेमो मोड में है, एजुकेशनल पर्पज से प्योरली, इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं, बस स्टेप्स पूरी यही होती है। आप कभी भी अपने आप को या अपने किसी क्लाइंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं प्रैक्टिशनर के रूप में। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कोई क्लाइंट है, आपने अपने क्लाइंट, अपनी आईडी किसी क्लाइंट को दी कि ये मेरी आईडी है, तो खुद मुझे ऐड कर देना। तो जैसे ये क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट अपनी सर्विसेज में जाएगा, यूजर सर्विसेज में जाएगा, दिख रहा है क्लाइंट कहां जाएगा। अब मैंने देखिए एक क्लाइंट की आईडी में गया हूं, सर्विसेज में गया हूं, यूजर सर्विसेज में गया हूं, ठीक है। अब यूजर सर्विसेज में आप देखिए ये यहां पर लोकेट जीएसटीपी आ रहा है, क्लिक करते हैं,
सामने वाले का वो एनरोलमेंट नंबर डालेगा यहाँ पर, ठीक है, और सर्च करेगा। या फिर एनरोलमेंट नंबर नहीं पता है तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया क्या, कि इस तरह से वो सेलेक्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेगा और पिन कोड डालेगा, ठीक है। मान लो ये पिन कोड मैंने डाल दिया, ये सारे प्रैक्टिशनर आ रहे हैं। यहाँ से वो सिर्फ प्रैक्टिसर का पता कर सकता है ना। किसी एक प्रैक्टिशनर की अपन आईडी यहाँ से उठा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये एक प्रैक्टिशनर है, इसकी आईडी उठाते हैं अपन, कॉपी, एनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करते हैं, एनरोलमेंट आईडी यहाँ पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं, तो ये इस तरह से पूरा प्रैक्टिशनर आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ सर्च करने वाला ऑप्शन हो गया। सर्च टैक्स पेयर है, ठीक है। सर्विसेज, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी, ये सॉरी, आपने सर्च कर लिया। अब इसके आगे एक ऑप्शन दिख रहा है, देखिए, इंगेज डिसइंगेज्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर, दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए। यहां से आप सामने वाले की आईडी को क्या करिए, सर्च जैसे डालिए, सर्च करिए, और यहां एक ऑप्शन होता है, देखिए, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और इंगेज कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाएगा, और ऑटोमेटिक आप उसकी आईडी में जाके कस्टमर क्लाइंट लिस्ट में नजर आने लग जाओगे, ठीक है। तो आपकी आईडी में ये एज ए प्रैक्टिशनर नजर आएगा, और आप उसकी आईडी में, प्रैक्टिशनर की आईडी में एज ए क्लाइंट नजर आने लग जाओगे। तो किसी भी प्रैक्टिशनर को अगर मुझे इंगेज करना है तो मैं यहां से कर सकता हूं, और इंगेज प्रैक्टिशनर को वापस डिसएंगेज करना है तब भी आप अभी इंगेज कर दोगे, बाद में यहाँ एक ऑप्शन आएगा डिसएंगेज, तो वापस आप क्या कर सकते हो, डिसएंगेज कर सकते हो। तो ये तरीका होता है आप जीएसटी प्रैक्टिशनर ग्रुप में कैसे एनरोल होते हैं, किसको एनरोल होना पड़ता है, और एनरोल होने के बाद एक क्लाइंट कैसे आपको इंगेज कर सकता है अपनी आईडी के साथ, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। आई थैंक यू सो मच।